आपका स्वागत है। राजस्थान और तेलंगाना में मतदान जारी है। राजस्थान की 199 सीट और तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान चल रहा है। चुनाव की इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। राजस्थान के जालौर के बूथ नंबर 221 पर वोटर्स और पुलिस के बीच हंगामा हुआ है। वहीं जालौर के अहोर के बूथ नंबर 253, 254 पर ईवीएम खराब होने से मतदाता भड़क गए हैं। तो वहीं तेलंगाना के नगर कुर्नूल में टीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। 221 पर वोटर्स और पुलिस के बीच हंगामा हुआ है। जालौर के अहोर के बूथ नंबर 253 और 254 पर भी हंगामा हुआ है। ईवीएम खराब है, उसके चलते लोग नाराज है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में भी भिड़े कार्यकर्ता। सर, ईवीएम खराब होने की जो फिगर्स है वो राजस्थान से बहुत ज्यादा आ रही है। अर्जुन राम मेघवाल को आपने देखा, वो वोट डालने में उनको 2 घंटे लग गए और अब ये झड़प हो गई है। एनके सिंह सर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमसे नए मेहमान जुड़ गए। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। दीपक सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो तकलीफ होती है वोटर को कि वो घर से निकलते हैं, 2 बेसिक तकलीफ होती है। पहला, आपका नाम वोटर लिस्ट में उस पर्टिकुलर बूथ पर है या नहीं है, और दूसरी तकलीफ होती है ईवीएम की खराबी या ईवीएम की गड़बड़ी के साथ। मुझे लगता है कि बड़ा प्रचार करती है आजकल इलेक्शन कमीशन, प्रचार पे बहुत पैसा खर्च करती है और ये कहती है कि मतदान है, आप लोग आइए वोट करें। टेलीविजन पर, अखबारों में, एफएम चैनल्स पर हम तमाम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो मुझे यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है कि पहले ही एजुकेट कर दिया जाए वोटर को कि आपका कौन सा बूथ होगा, आपका कौन सा, और इंटरनेट पे तमाम ये जानकारी डाल दिया जाए, क्योंकि अब तो डिजिटल इंडिया का युग है। अब ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें आपको घर घर जाना हो और पर्ची बांटना हो। तो डिजिटल इंडिया के इस युग में कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ बहुत आसानी से ये किया जा सकता है और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी गंभीरता रहनी चाहिए। अगर ईवीएम को लेकर, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम के अंदर रखी हुई है, उस स्ट्रांग रूम में कांग्रेसी कहीं पहरा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इन दोनों चीजों पर गंभीरता बरतनी चाहिए और आने वाले चुनाव में लंबा इंतजार ना हो, पोलिंग और काउंटिंग के बीच इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है सर, अब ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारे तमाम सहयोगियों ने जगह जगह से हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजी है जो आज मतदान राजस्थान और तेलंगाना में जारी है, उसको देखिए। राजस्थान की जनता के दिल में क्या है, आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। मैं इस वक्त राजस्थान के टोंक में हूं, जो कि एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट, जिनको माना जा रहा है एक प्रोबेबल उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम कैंडिडेट की अगर कांग्रेस की सरकार आती है, उन्होंने टोंक क्षेत्र लिया है। पहला चुनाव है सचिन पायलट का विधायक के तौर पर। इसके पहले वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं। लगभग 8:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि सुबह के समय लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्र के बाहर लग चुकी हैं। महिलाओं की अलग आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, बड़ी संख्याओं में महिला भी आए हैं और राइट में भी आप देखेंगे तो संख्या पूरी है। यहाँ पर हर व्यक्ति यहाँ पहुंचा हुआ है। वोटर आईडी कार्ड आप देख सकते हैं लोग दिखा रहे हैं। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान टोंक में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और ये आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, लंबी कतारें। क्या नाम हुआ? अर्चना यादव। अर्चना जी, पहली बार मतदान करने आई है? हाँ, पहली बार आई। हाँ। फर्स्ट टाइम आई है। आपको लगता है यूथ जो है, यूथ क्या चाहता है राजस्थान का? सचिन पायलट चाहता है। खैर चलिए, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट करें, लेकिन ये अच्छी बात है कि यूथ बाहर निकल के आ रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके साथ साथ पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगा, सुबह का समय है, सर्दी की शुरुआत है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर लाइन पे लगे हुए हैं। कितने बजे आ गए थे आप लाइन में? 8 बजे आ गए थे। अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई? मशीन अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ साहब। अभी तक 7:30 बजे से खड़ी है पब्लिक खड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं जो कि यहाँ लगी हुई हैं। लगातार टोंक की जनता जो है वो सुबह से ही आ गई है। मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा क्योंकि कुछ मशीन्स में प्रॉब्लम थी, कुछ डिले हो रहा है, लेकिन जनता में उत्साह है। लगभग सुबह 7, सवा 7 बजे से ही लोग यहाँ कतार में खड़े हो गए हैं। और एक आप कह सकते हैं वीआईपी सीट अगर राजस्थान की गिनी जाए तो उसमें से एक टोंक भी है। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि मुकाबला बहुत आसान नहीं है क्योंकि एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है, उसके कारण कुछ चुनाव दिलचस्प हो गया है राजस्थान के टोंक का। रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, टोंक।
राजस्थान में मतदान शुरू हो चुका है। 8 बजने के साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 105 नंबर का बूथ है। ये यहाँ पर जोधपुर के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ इस स्कूल के अंदर लाइन लगना शुरू हो गया है। मतदाता भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ नए मतदाता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ जो पुराने मतदाता हैं वो देख रहे हैं, साइन बना करके बता रहे हैं कि बस तैयारी है उनकी मतदान के लिए। क्या सर, मतदान को लेकर कितना उत्साह देख रहे हैं लोग? नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा उत्साह है और नए नए बच्चे जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि वोट दें, और जिनके नंबर नहीं आ रहे थोड़े से उदास भी हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है जनवरी में जो है ना बर्थडे, तो 1 तारीख का चक्कर बढ़ रहा है, तो किसी का 10 या 14, 15 होती है ना, तो इस चक्कर में वोट दे नहीं पा रहे, तो वो थोड़ा मन में उदास भी है। वो चाहते हैं कि इसकी अवधि में इस मतदान शामिल हो। और पूछना जा रहा है जोधपुर के अंदर क्या मुद्दों पे है या चेहरों पे लड़ाई? नहीं, दोनों है, मुद्दों पर भी है, चेहरों पर भी है, और विकास सबसे बड़ा है कि यह चाहते हैं कि जोधपुर में विकास हो, सबसे बड़ा है, और एक सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के प्रति भाईचारा प्रेम बना रहे, उसी के हिसाब से यहाँ पे वोट देने के लिए लोग आते हैं। सर, मतदान के प्रति तो हमको सबको लगाव है, हर समाज चाहता है, हर जाति चाहती है, 36 कौम के लगाव हमको रहे। हमारे साथ में एक नए मतदाता, पहली बार आप डाल रहे हो? जी बिल्कुल, पहली बार। क्या सोच करके वोट डालने का सोचा है? कोई चेहरा देख करके, कोई आपके मुद्दे हैं जिसको सोच करके आप वोट डालेंगे? बेशक मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ है, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो ये है कि समान रूप से हर चीज का विकास हो, और जो बेसिक यूटिलिटीज है। राजस्थान में चुनावी रण शुरू हो चुका है। तकरीबन 8 बजे हैं और मैं मौजूद हूं झालरापाटन में, जो कि सीएम वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है ताकि महिला वोटरों को आकर्षित किया जा सके। जहां तक झालरापाटन की बात की जाए, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये गढ़ है उनका। उनके सामने मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ है कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहर से आए हैं। वोटरों से बात करते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो आज वोट डालेंगे। अपना नाम बताइएगा सर। सुरेश चंद्र शर्मा। शर्मा जी, अब किन इश्यूज को आप देखते हैं जिनको देखकर आज जो है वोट डालेगा झालरापाटन? झालावाड़ के विकास को देख के वोट डालेंगे। जो झालावाड़ में विकास हो रहा है उस हिसाब से हमको वोट डालना है। अच्छा, ये जो पूरा ये कहा गया कि जो मानवेंद्र सिंह है वो बाहर से आए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है, आपको लगता है इसका नुकसान हुआ कांग्रेस को? हाँ, इसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा। अच्छा मैम, आप सुबह सुबह यहाँ पहुंची हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है, कौन से इश्यूज हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगी वोट डालते हुए? आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है आपके एरिया में? बिल्कुल हुआ है, रोड का हुआ है, नालियां वगैरह का हुआ है, सफाई का हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैम ने काफी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा किया झालावाड़ के लिए। सुबह सुबह आप सब वोट डालने के लिए आ गए हैं। अच्छा ये बताइए कि और लोग भी आप चाहेंगे और महिलाएं बाहर निकल के आए वोट डालें? हाँ बिल्कुल, सबको डालनी चाहिए वोट, सबको बाहर आना चाहिए, ये अपना अधिकार है, अपना चुनाव खुद करना चाहिए, सबको आना चाहिए। आप नाम बताइएगा। दुर्गा वाघेला। अच्छा आप बताइएगा कौन कौन से इशू, कौन से मुद्दे हैं यहाँ की जनता को जो ध्यान में रखेंगे वोट डालते हुए? क्या इशू है आपके लिए? इशू तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा किया वसुंधरा सरकार ने। हॉस्पिटल में इतनी सुविधा हुई है कि बहुत ज्यादा, मतलब सबको बहुत अच्छा, मतलब मेरा निहारिका राजावत। यहाँ तो मैम ने बहुत विकास किया, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है यहाँ पे, और होटल मैनेजमेंट का खुल गया है, रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं, बहुत विकास किया है मैम ने। जाहिर तौर पे जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स कह सकते हैं वसुंधरा राजे के साथ, जो उनका इसको गढ़ बताया जाता है, ये जो पूरा इलाका, साफ तौर पे लोगों ने कहा कि काफी विकास हुआ है इस इलाके के अंदर। देखने वाली ये बात होगी कि 11 तारीख को जब ईवीएम से जो चुनावी रिजल्ट बाहर आएगा कि वसुंधरा राजे, जो एक मिथ बना हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, उसको तोड़ पाती है और वापस सत्ता में आ पाती है नहीं। मैं झालरापाटन से राहुल गौतम, विनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज के लिए। जो है ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लोगों की कतारें लंबी होती जा रही हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मना रहे हैं। सानिया मिर्जा पहुंची हैं वोट देने के लिए। चुनाव का ग्लैमर चुनाव का ग्लैमर, जी सर। बिल्कुल चुनाव का ग्लैमर है, और सानिया मिर्जा जैसे लोग जो हैं अगर वोट डालने आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। सानिया मिर्जा एक स्टार टेनिस खिलाड़ी है, भारत में हर कोई उनको जानता है, और जब वो बाहर निकलेंगी और अपना मतदान करेंगी, अपना मत डालेंगी, तो दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अभी तो 5 बजने में काफी वक्त है शोभना, मुझे लगता है कि 5 बजने का जो वक्त है, तब तक जब हम आएंगे तो 70% दोनों जगह क्रॉस कर जाएगा। क्यों इनके सिंह सर? क्योंकि 70% जो है वो दोनों स्टेट में क्रॉस करता है। और ये आज तो देख के लग रहा है जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा ही रहेगा।
और 75-76 जिस तरह एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुआ, छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि राजस्थान और तेलंगाना में खास करके, क्योंकि तेलंगाना में 7 बजे शुरू हुआ था और अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, तो लग रहा है कि ये कोई मैसेज है। अगर ज्यादा टर्नआउट होता है तो ये इसके एनालिसिस की जरूरत होती है कि ये टर्नआउट किन वजूहात से हुआ है। तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या ये प्रो इनकम्बेंसी है? और वो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो बीजेपी जिसके लिए मशहूर है, खास करके संघ मशहूर है, क्या वो अपने वोटरों को बाहर निकाल रही है? और ये एक बड़ा फैक्टर होता है। गोरखपुर में अगर बीजेपी हारी थी तो उसका कारण यही था कि संघ लोगों को नहीं निकाला, संघ उस समय उन्नीदा सा बैठ गया था। आपको क्या लगता है जयशंकर जी, क्या बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी जिसमें पन्ना प्रमुख को बनाते हैं, बूथ प्रमुख को बनाते हैं, मतदान केंद्र का प्रमुख को बनाते हैं, ऐसे में क्या वो स्ट्रैटेजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों की बात करूंगा क्योंकि तीनों राज्य जो है आरएसएस के गढ़ हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी काम करी है? नहीं, सीधी सी बात है। देखिए, पन्ना प्रमुख, वोट सब जगह बनाते हैं। वो दिल्ली में भी उन्होंने बनाया था, दिल्ली में 3 सीटों पर रह गए थे। बिहार में भी बनाया था, वोटर लिस्ट देकर के एक पन्ने का प्रमुख बनाया था, बिहार में वो हार गए थे। पंजाब में भी बनाया था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पन्ना प्रमुख और सब तो ठीक है। असल दिक्कत यह है कि अगर जनता में आपकी इमेज क्या बन रही है, आपने जो 4.5 साल में काम किए हैं या 5 साल में जो काम किए हैं, वो असली मुनसर उस पर करता है कि अगर आपके वादों में कुछ दम रहा है, अगर धरातल पे दिखाई दे रहा है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि भाई जो भी सरकार का प्रवक्ता आ रहा है, सरकारी पार्टी का प्रवक्ता आ रहा है, उसको बताना चाहिए कि भाई हर साल आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, कितने लोगों को दिया? एक सेंटर में कही थी, स्टेट में उन्होंने 15 लाख की बात कही। राज्य में भी तो मालूम होना चाहिए ना कि राज्य में भाई राजस्थान कोई हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है, तो राजस्थान में बता दीजिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया आपने। चलिए यही सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार देने में आप सफल रहे? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी जिसको लेकर वसुंधरा सरकार में आई थी, वो बेरोजगारी का मुद्दा था। रोजगार मांगने के लिए उस वक्त अशोक गहलोत सरकार में जो युवा थे वो सड़कों पर निकले थे और उनको लाठियां पड़ी थी और उन्होंने ये नारा दिया था, लाठी नहीं रोजगार। और इसी बात पर वसुंधरा राजे आई थी, लेकिन रोजगार को लेकर अभी भी सवाल लोगों के मन में है कि उतना रोजगार नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे प्रेम शुक्ला जी? देखिए, सिर्फ रोजगार की ही बात करो, समग्र विकास की बात की जाए ना, समग्र विकास के पैमाने पर हमने जो है एक इस तरह का पत्र रिलीज किया है जिसे 50 वर्षों का विकास और 5 वर्षों का विकास। प्रेम शुक्ला जी, आप समग्र विकास की बात करें, लेकिन मुख्य मुद्दा रोजगार था। नहीं, ठीक कह रहे हैं, मुद्दा रोजगार था, उससे आप हट नहीं सकते। नहीं, समग्र विकास में रोजगार आ जाता है ना। नहीं, ठीक है दीपक जी, समग्र विकास में नहीं, ठीक बात कर रहे हैं आप। समग्र विकास में रोजगार भी आता है ना। जैसे अब शौचालयों का निर्माण होगा तो क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? पेयजल आपूर्ति की योजनाओं में जो है त्रिगुणात्मक वृद्धि होगी तो क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? आप जो है सौर ऊर्जा की परियोजनाएं जो है अभूतपूर्व ढंग से लागू होंगी तो क्या रोजगार का विकास नहीं निर्माण होगा? तो रोजगार का भी उसी तरह से उसी अनुपात में विकास हुआ है। 50 वर्षों का विकास और पिछले 5 वर्षों का आप देखिए, आप मुसीबत बोल ले रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बजट में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में खर्च हुआ करते थे और 1.5 लाख नहीं, ये तो 4,000 नौकरियां आप सरकारी की बात कर रही हैं। 4,000 सरकारी नौकरियां और जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है, दोनों में अंतर है। तो रोजगार के संदर्भ में भी जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन उसी के अनुपात में होता है। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में विकास और रोजगार का सृजन और आदरणीय वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में विकास और रोजगार का सृजन, तो आप पाएंगे दोनों में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, आदरणीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में विकास और रोजगार सृजन दोनों का अनुपात जो है वो बेहतर रहा है। चलिए उपाध्याय जी, क्या रोजगार और विकास? शंकर जी भी एक सवाल लेना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से। बात करना चाहूंगा, 15 लाख प्रति वर्ष देने की बात की और रोजगार का जो डिटेल्स और डाटा मेरे पास है, स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं इसको। इस डाटा में मेरी नई रिपोर्ट है, ये ऑलरेडी इनके ही सरकार की रिपोर्ट है। स्किल इंडिया की ट्रेनिंग में 2.9 लाख मैंने 2,90,000 लोगों को रोजगार के मेले के रूप में कहा था इन्होंने। 21% रोजगार देने की बात कही थी और मात्र 61,000 लोगों को रोजगार मिला। सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। आईटीआई के प्रशिक्षितों के लिए भी रोजगार की जो बात थी, मात्र 22,000 लोगों को रोजगार मिला और टोटल जो रोजगार इन्होंने दिया है
2,34,000 पूरे 5 साल हो गए, 5 साल में। और रोजगार की लंबी वादे किए गए, यहां तक कि रोजगार के नाम पर जब बच्चे गए इनसे डिमांड करने, तो सीकर की सभा में बेरोजगारों को लफंगा कहा गया। और प्रधानमंत्री जी की सभा थी झुंझुनू में, वहां पे इन्होंने 300 बेरोजगार नौजवानों को जेल के अंदर सलाखों में बंद किया। ये तो रोजगार की हालत है। मनरेगा की बात अभी कहा है शुक्ला जी ने। मनरेगा की हालत ये हो गई है कि पहले जो मनरेगा में लगभग 5.5 लाख लोग प्रति उसमें होते थे, रोजगार प्राप्त होता था, 2,40,000 आपने पूरा डेटा दे दिया। जयशंकर जी, अजय प्रेम शुक्ला से सवाल लेना चाहते हैं, बोलिए जयशंकर। रोजगार की बातें जो हो रही थी, राजस्थान में पिछले दिनों जो खबर आई, अलवर जिले में 4 नौजवानों ने रेलगाड़ी के सामने अपने को ये कर दिया, आत्महत्या कर ली, जान दे दी। तो उन्होंने यही कहा कि हमको रोजगार नहीं मिला, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो हालत एक तरफ तो ये हो रही है, लोगों में इतनी निराशा और हताशा हो रही है कि लोग जान देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और आप बात नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को जो 1.5 गुना लागत देने की बात थी, अभी बात हो रही थी कि नासिक के किसान, जो प्रेम शुक्ला तो वहीं के हैं, महाराष्ट्र के ही हैं, नासिक में प्याज का किसान 1 रुपए 40 पैसे में प्याज बेच रहा है, पर किलो बेच रहा है। दीपक बता रहे थे मंदसौर में 40 पैसे या 60 पैसे में बेचने को मजबूर हो जाता है, 50 पैसे से लेकर 1 रुपए। सुन लीजिए। तो और दूसरा ये है कि राजस्थान तो वीरों की भूमि रहा है ना। शेखावाटी से हर घर का एक नौजवान जो है सेना में है। आज ही न्यूज आज ही चैनल में दिखा रहे हैं कि 2 नौजवान हमारे मार गए, 2 जवान, सेना के जवान 2 मार दिए गए। पाकिस्तान से रोज हो रहा है। आप न तो आप उन पर अंकुश लगा पा रहे हैं, न कोई बातचीत कर पा रहे हैं। जी, और इन मुद्दों पे बात भी नहीं, जवान, किसान, नौजवान, जाति, गोत्र, बली, अली, इन सब पे बातें हो रही है। ये भी बहुत बड़ा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि आज जवान, किसान, नौजवान के भविष्य के बारे में बात करने के बजाय बजरंग बली की हम जात बता रहे हैं और राजनीति से अपना सुनना। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। अजय उपाध्याय जी बैठे हैं। अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी का गोत्र क्या है? देखिए, ये आपने पूछा है, यहाँ नहीं, राहुल गांधी ने बताया देश को। आप स्पोक्स पर्सन है, आपको पता होना चाहिए। दीपक भाई, आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कॉन्टेक्स्ट को जरा समझना चाहिए, ऐसे नहीं कोई चीजें कर देनी चाहिए। पूजा के समय आप भी जब पूजा करेंगे, ओम पवित्रम जो होती है पूजा का जो स्वरूप स्वर होता है, आपसे पूछा जाएगा आपकी जाति, गोत्र और आपका धर्म। जब संकल्प करते हैं, हिंदू धर्म का ये शुरुआती दौर होती है, कोई भी पूजा आह्वान जब ईश्वर को हम करते हैं पूजा के तौर, उन्होंने पूजा के समय बोला है। उन्होंने इस तरह नहीं बोला कि बजरंग बली जी का क्या जाति है। ये पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कभी नहीं कही। इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप भी जब पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत हो, कोई भी व्रत में कहीं भी आप बैठेंगे, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वो अपने पर नाना का गोत्र बता रहे हैं, अपने पिता का नहीं बता रहे हैं। अभी सवाल ये गोत्र, देखिए, गोत्र पर यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस नहीं होनी चाहिए विकास, अगर ये सार्वजनिक रूप से ये मुद्दा किसने बनाया, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो उन्हीं से पूछिए जिन्होंने मुद्दा बनाया। हमने कभी मुद्दा नहीं बनाया। हम जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की राजनीति में विश्वास नहीं करते। भारत की संविधान की प्रस्तावना और उसकी अंतरात्मा की जो आवाज है धर्मनिरपेक्षता, उस पर विश्वास करते हैं। मैंने नहीं बोला था, शिव भक्त मैंने नहीं बोला, व्यक्तिगत आस्था शिव भक्त मैंने नहीं बोला। आज भी मैं कहता हूँ, मैं रैली के अंदर में शिव भक्त, मैं विष्णु भक्त हूँ, पोस्टर लगाने के लिए मैंने नहीं कहा था। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। विष्णु भक्त होना मेरा व्यक्तिगत मामला है। कोई बजरंग बली को मानता है, हो सकता है जय शंकर जी शिव को मानते हो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सिंह साहब, ये हो सकता है किसी और देवी देवता को मानता हूं, आप भी किसी को मानते हो। ये मेरा व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, इससे राजनीति में नहीं आना चाहिए। और आज भी हम मानते हैं विकास मुद्दा है। राजस्थान में विकास नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल विकास की बात करता नहीं है। आप भी मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं, पुष्कर पहुंच गए, अजमेर शरीफ पहुंच गए, विकास मुद्दे की बात जरूर करते हैं, लेकिन वर्णमाला में से, सियासत की वर्णमाला में से विकास शब्द ही गायब है। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। में 199 सीटों के लिए मतदान जारी है, तेलंगाना में 119 सीटों के लिए मतदान जारी है और हम भी स्टूडियो से लगातार ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जयशंकर गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले क्या एनके सिंह सर, मैं आपसे ही बात कर रही थी कि टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ बहुत सोच समझकर बीजेपी ने यूनुस खान को उतारा। योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार है, क्या वो इस समीकरण को नुकसान पहुंचा सकता है? टोंक सीट की अगर मैं बात करूं, देखिए ये बात तो सही है, बड़ा पैराडॉक्स है कि आप कैंडिडेट लाते हैं मुसलमान वहां पे और प्रचार के लिए लाते हैं योगी,
तो एक बार टोक में नहीं गए, टोक में नहीं गए, लेकिन सर योगी को आपने योगी को आपने तो मतलब मेन प्रचारक रखा ना, तो कंफ्यूजन ये होता है कि क्या आपने अगर मुसलमान रखा है तो मुस्लिम वोटर्स आपकी तरफ झुकेगा इंडिविजुअल की वजह से, आपका अपना स्टेटेड पोजीशन क्या रही है, क्या वो ये नहीं देखेगा, वो 70 साल से ये बात भूल जाएगा। और दूसरा ये है कि फिर आप योगी को लाते हैं तो उसमें हिंदू कंफ्यूज होता है कि अब हम एक मुसलमान कैंडिडेट है, तो ये एक अजीब कंफ्यूजन की स्थिति होती है। और ये तब पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं जब उन्हें भी श्योर नहीं होता है कि क्या हमें दोनों वोट मिलेंगे दोनों सेगमेंट के या दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, और ये डाइसी है, बहुत ही खतरनाक होता है ये खेल। ठीक है, एक अगर हम बात करें वसुंधरा राजे की सीट की दीपक सर, तो राजपूतों की नाराजगी वसुंधरा के साथ दिख रही है, लेकिन इस चुनाव में क्या असर आएगा इसका? आपने अभी एक वोटर को सुना था, झालावाड़ की वोटर थी, मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसने कहा कि झालावाड़ में विकास हुआ है। झालरा पाटन की खास तौर पर अगर हम बात करें, झालरा पाटन और झालावाड़ का जो इलाका है वहां पर वसुंधरा ने काफी काम किया है, मिनी सेक्रेटरिएट बना दी है वहां पर, और वहां पर वो व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देती हैं। और आज से नहीं, तब जब से वो सांसद बनी थी तब से उस इलाके में, और जब से वो मुख्यमंत्री बनी तब से उस इलाके में उन्होंने बहुत काम किए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मानवेंद्र सिंह उनके लिए कोई बड़ी चुनौती होंगे। मानवेंद्र सिंह एक अच्छा नाम है, मानवेंद्र सिंह एक अच्छा चेहरा है, बीजेपी से टूट कर आए हैं, और सबसे बड़ी बात वो राजपूत है, इसी के चलते उनको खड़ा किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है वो। लेकिन मैं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास चलना चाहूंगा। मेरा एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया शोभना जी, मुझे लगता है कि उनसे संपर्क टूट गया है, वो सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगा जब वो मिलेंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या कारण था कि जो मुद्दे बीजेपी चाहती थी वो बनाती रही और आपको उसको काउंटर करना पड़ा? राफेल आते आते फुस हो गया बिल्कुल, जैसे ही मिशेल यहाँ पर आया, और बाकी मुद्दे जो बने वो आपके गोत्र के बन गए, वो आपके जाति के बन गए, वो आपके धर्म के बन गए। यानी बीजेपी उस ध्रुवीकरण को कराने में अभी तक कम से कम सफल साबित हुई है। ऐसा क्यों रहा? क्या गलती रही आपकी स्ट्रैटेजी में? आंशिक तौर पे मैं आपके इस विचार से असहमत हूं कि हमने उस मुद्दे को आंशिक तौर पर असहमत है, पूरी तौर पर असहमत नहीं है, पूरी तौर पर असहमत नहीं है। जिन मुद्दों को नहीं, कुछ मुद्दे तो आपने ठीक कहे कि भाजपा जो है जहर जो खोल रही है, नफरत का जहर, नफरत के जहर घोलना आसान होता है, लेकिन जब इंसानियत की पैगाम दी जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है और उसमें समय लगता है। लेकिन इंसानियत अंततः बर्बरता पर इंसानियत की जीत होती है। संविधान की लोकतंत्र में जो आस्था है, संविधान चुनाव की जीत का सवाल है जो उपाध्याय जी, यहाँ चुनाव की जीत दीपक भाई, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हो रहा है और राजस्थान के मतदाता कांग्रेस के उन सारे विचारों को लेकर कि कांग्रेस ने पिछले सरकारों में क्या दिया और आगे क्या देगी, इसी पर विचार होकर के आज मतदाता वहां चुनाव में भाग लेंगे। चाहे जितने आपने दिया ना बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील आपने दी ना, देखिए उस पर वो तो केस चल रहा है ना, गलत क्या है इसमें? मैं तो कहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए ना, गलत होगा। बीकानेर में सैकड़ों एकड़ की कृषि भूमि क्या गई या नहीं गई? मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि गलत होगा, सारी न्यायिक प्रक्रिया है, क्या क्यों इतना समय लगा 4.5 साल? ये तो कहते थे सीना मैंने चौड़ा करके 56 इंच का सीना दिखाते थे प्रधानमंत्री जी, कहते थे बस 10 दिन 1 महीने के अंदर मैं सारे लोगों को जेल में डाल दूंगा, यहां तक कि गांधी परिवार को जेल में डालने की बात करते थे। आज क्या हुआ? कभी नहीं उन्होंने गांधी परिवार को जेल में डालने की बात लगातार बोलते हैं, आज भी देखिए कैसे नाटक हुआ। एक चोरकट आदमी को आप लाते हैं मंच पर खड़ा होकर के, क्या प्लानिंग थी? लाया गया राफेल के डील में जब फंसे तो इनको कभी राम याद आते हैं, कभी रहीम याद आते हैं, तो जब सब खत्म हुआ तो अगर मैं तर्क के लिए मान भी लूं कि बीजेपी राफेल में फंसी हुई है तो आप अगस्ता में फंसे हुए हैं। क्या 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 मिशेल यहाँ पर आ भी गया है? कितना आदमी गिर सकता है एक सत्ता के लिए? उसी दिन लाते हैं जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो रहा होता है और पूरा एक ड्रामा होता है। आज क्या प्रधानमंत्री जी का भाषण था, आप रोज दिखाते थे, मैं क्या नकल करना नहीं जानता, क्योंकि नकली वही है, ड्रामा वही करते हैं बहुत ज्यादा। देश में के लोग ड्रामे को समझ चुके हैं, जुमले को समझ चुके हैं और झूठ के मशीन गन को समझ चुके हैं। अब उस बहकावे में अब मुद्दों पर आएंगे, मैं मुद्दों पर ही चाहता हूँ देश का चुनाव। प्रेम शुक्ला जी जवाब, फिर उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जी देखिए,
देखिए, झूठ का विश्वविद्यालय को ना लोग जानते हैं कि सुबह से शाम तक झूठ बोलने की मशीन जो है एक विश्वविद्यालय के वीसी जो है राहुल गांधी और उनके तमाम प्रवक्ता जो है झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं। क्रिश्चियन मिशेल को जो है ये दुबई की कोर्ट पर यूएई की कोर्ट प्रत्यर्पित करते तो उसको नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि सिगरोरा गांधी का जो है अकाउंट जो है किस तरह से पैसे उसने ट्रांसफर किए मिलान के कोर्ट में उसकी लिस्ट दी गई, किस तरह से एपी को पैसे दिए गए, किस तरह से एफएम को पैसे दिए गए, सारी कांग्रेस के लोगों के आपका जवाब लेंगे। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।